हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में, उसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, एक चीज़ तो देखो, शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, और दूसरी होती है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी होती है? दूसरी होती है संसदीय शासन व्यवस्था। ये हो गई दूसरी। दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, एक तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी होती है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है, और संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा देश भारत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है भाई? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? देखो, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? सबसे पहले हम कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? देखो, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसमें देखो, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है। दोनों कौन कौन सी? कार्यपालिका, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है और जो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों में क्या होता है? निकट का संबंध होता है। और व्यवस्थापिका इन दोनों में क्या होता है? निकट का संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में निकट का संबंध होता है। इसमें दूसरी बात क्या होती है? संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कार्यपालिका? दो प्रकार की। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की हम कहते हैं राष्ट्रपति एक नाम मात्र की है, जो कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, ये वास्तविक कार्यपालिका है। जबकि जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है, उसमें कार्यपालिका एक ही होती है। क्या होती है? उसमें केवल कार्यपालिका एक ही होती है अध्यक्षात्मक, जबकि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका ये दोनों होती है, उसमें केवल एक होती है। ठीक है। अब अनुच्छेद देखो 52। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर है 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है। प्रश्न बन सकता है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद नंबर 52 ये बात कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात, अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता तो पूछ सकता है कि भाई हर कोई आदमी को राष्ट्रपति बन सकता है क्या? देखो, उसकी योग्यता एक तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे वो जन्मजात हो चाहे बाद में नागरिक हो, लेकिन क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, उसमें क्या होता है? जन्म अमेरिका में होना चाहिए, वही चुनाव लड़ सकता है। अमेरिकी नागरिक से मतलब नहीं है, अमेरिकी नागरिक से कोई मतलब नहीं है, उसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, वही अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे जन्म कहीं भी हो, कहीं से भी आके रहो, लेकिन उसके अब नागरिकता भारत की होनी चाहिए। तो एक बात कहेगी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में कम से कम 35 वर्ष बता रखे, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। और जो लोकसभा का जो सदस्य बनने की जो योग्यता है, वो योग्यता रखने वाला आदमी वही भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लाभ का पद क्या होता है? वैसे तो लाभ के पद के बारे में भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन लाभ के पद में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं।
क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, तो पहले का वाला राष्ट्रपति को लाभ का पद भी नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति ये लाभ का पद भी नहीं आता, किसी भी राज्य का राज्यपाल ये नहीं आता है, किसी भी सरकार में कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, चाहे किसी राज्य सरकार में हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ, वो लाभ का पद में नहीं माना जाता है। अब देखो निर्वाचक मंडल क्या क्या होता है, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। अब देखो निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 54 यानी 54, अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद 54। अब देखो अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है, देखो अनुच्छेद 54 क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये बात है। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अनुच्छेद 54 कहता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य। अब देखो संसद में, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के कितने सदन हो गए, संसद के कितने सदन हो गए, 2 सदन, एक होती है लोकसभा, एक तो क्या हो गई लोकसभा और LS, और एक होगी राज्यसभा RS। संसद के 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो लोकसभा में कुल सदस्य होते 545, कितने होते 545। अब देखो 545 में से 543 सदस्य तो क्या होते हैं, 543 तो विभिन्न राज्यों से चुनाव लड़कर फिर जीत कर आते हैं, वो होते हैं, और 2 सदस्य लोकसभा में कौन, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसलिए 545 हो गए। राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245, कितने होते हैं राज्यसभा में कुल, 245 सदस्य राज्यसभा में कुल होते हैं। इसमें से 233 सदस्य तो विभिन्न राज्यों से आते हैं, और प्लस 12 सदस्य इसके अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब क्या कह रहा है, देखो अब कह रहा है कि जो 545 लोकसभा सदस्य थे उसमें से 543 विभिन्न राज्यों से, जो क्या कह रहा है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, अनुच्छेद 54 स्पष्ट कहता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित हैं जो चुनाव लड़कर जीत कर जो आया वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो कितने आए, 543 सदस्य तो लोकसभा के ये हो गए, ये सदस्य चुनाव जीत कर आए, निर्वाचित होकर के आए, जनता ने वोट दिया, ये आए चुनाव जीत करके, ये भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा 233 सदस्य, कितने 233 जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये भी चुनाव में भाग लेंगे। अब कितने हो गए, 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य हो गए राज्यसभा में, 2 तो हो गए, प्लस 2 सदस्य ये हो गया, प्लस 12 हो गए राज्यसभा में, कितने हो गए, ये हो गए 14 सदस्य। इनको क्या राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है, इन 14 सदस्यों को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो गया, इसमें हो गया कोई भी खेल कला साहित्य के क्षेत्र में जो महान आदमी थे उनको, तो 2 सदस्य ये हो गया और 12 सदस्य ये हो गए, 14 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है संसद के दोनों सदनों में, और मनोनीत राष्ट्रपति करता इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में 14 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इनके अलावा इनके अलावा भारत के पहले 29 राज्य थे, अब कितने हो गए 28 राज्य। तो भारत के जो सभी राज्य हैं उनके निर्वाचित MLA या विधायक, भारत के सभी राज्यों के निर्वाचित MLA, मनोनीत नहीं, उसमें भी निर्वाचित MLA होते, निर्वाचित MLA और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य में भी 2 होते हैं, एक तो विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद भारत के केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। संविधान का एक संशोधन हुआ था, कौन सा, 70वां संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1992। कब हुआ था, 1992। संविधान का संशोधन
हुआ था 70वां 1992 में। कब हुआ था? 1992 में संविधान का संशोधन हुआ था 70वां। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है 2, दिल्ली और एक है पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो विधायक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्य के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। एक चीज होती है, एक है एंग्लो इंडियन सदस्य चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता या नहीं लेता। देखो, यदि लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया हुआ है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। लेकिन यदि एंग्लो इंडियन कोई भी सदस्य हो, वह यदि निर्वाचित होकर के संसद का सदस्य या राज्य की विधानसभा का सदस्य बना हो तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। और पहला एक डेरिक ओब्रायन पहले एंग्लो इंडियन आदमी है जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। अब देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कौन सी पद्धति? निर्वाचन पद्धति। कौन सी पद्धति? निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति देखो कैसी निर्वाचन होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद कौन सा? 55। अनुच्छेद 55। देखो अनुच्छेद कितना हो गया? ये हो गया 55। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 हो गया निर्वाचक मंडल, जिस संसद के दोनों सदन भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। देखो इसका कैसी होती है? राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। देखो चुनाव की 2 पद्धति होती है। चुनाव पद्धति कितने प्रकार की होती है? पूछ सकता है तुमसे, चुनाव पद्धति कितने प्रकार की होती है भारत में? चुनाव पद्धति भारत में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने भाग में होंगे? 2, मोटे तौर से 2 प्रकार में बांट सकते हैं भारत में। पहली हो गया, पहली को कहते हैं अग्रताही विजेता। पहली कौन सी होगी? अग्रताही विजेता। पहली कौन सी होगी? अग्रताही विजेता। इसका मतलब है, यानी इसका कहते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रताही विजेता। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी भी कोई चुनाव हो रहा है, उसमें 5 मतदाता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मत प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है वह उस चुनाव में जीतता है। इसे कहते हैं अग्रताही विजेता। जो सबसे आगे रहता है, सबसे ज़्यादा मत लाता है, वह चुनाव जीत जाता है। इसे कहते हैं अग्रताही विजेता। दूसरी होती है चुनाव पद्धति, दूसरी होती है एक निश्चित कोटा होता है। क्या होता है? निश्चित कोटा होता है। निश्चित कोटा यानी इसमें निश्चित होता है कि भाई चुनाव चाहे कितने भी आदमी लड़ो, जैसे भाई किसी भी चुनाव जैसे 1000 वोट है तो उसको 50% से ज़्यादा वोट लेने पड़ेंगे। इसे निश्चित कोटा कहते हैं। जैसे 1000 वोट में 50 नहीं तो 500, यानी एक आदमी को तो 500 वोट लेने पड़े, उसके अलावा कितने भी वोट लो दूसरे आदमी, जो कम से कम यानी निश्चित कोटा होता है, कम से कम इतना वोट उसको लेना है, उसे कहते हैं निश्चित कोटा होता है। उस कोटा के द्वारा ही वो चुनाव लड़ता। अब देखो
उम्मीदवार कौन हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखो, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार हो सकता है? एक चीज़ हम बात करें उम्मीदवार। हम तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कौन चुनाव लड़ सकता? हम भी लड़ सकते, नहीं लड़ सकते क्या? देखो, सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावक क्या कह रहा है ये? प्रस्तावक। कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालने वाले जो व्यक्ति है, कम से कम 50 लोग होने चाहिए जो उसके प्रस्ताव रखें। भाई, कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़े उसका प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम 50 लोग चाहिए। फिर अनुमोदक के लिए 50 लोग चाहिए जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। उन सदस्यों में से कम एक आदमी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 100 सदस्य जरूरी होता है। वही आदमी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति के लिए। कितने आदमी? कम से भी कम 50 आदमी होने चाहिए जो राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेते हैं। उन सदस्यों में से ही 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उसका प्रस्तावक होने चाहिए। उसके बाद में अलग से, वही नहीं, उसके बाद में जो अलग से 50 और होने चाहिए जो उसका अनुमोदक कर सके, उस प्रस्ताव को अनुमोदक कर सके। इसलिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 100 जो राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट देते हैं उन 100 लोगों के साइन करवा के देने पड़ते हैं, यानी 100 व्यक्तियों की जरूरत होती है। अब देखो इसमें जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि होती है 15,000 है। कितनी राशि होती है? 15,000। एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। अब वो कैसे भी इसको राशि को जमा, चाहे कैश जमा करा सकता है, चाहे किसी डीडी के माध्यम से, वह कैसे भी इस राशि को जमा करवा सकता है। लेकिन कितनी राशि कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15,000 रुपये राशि होती है। कम से कम 15,000 एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 होती है। और जो मत है, जो वहाँ मत पड़े, उनका मत का 1/6 कितना? जो मत होते हैं उनका 1/6 भाग यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला आदमी ने मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कितना? 1/6 वैलिड वोटों का 1/6 भाग उन्होंने प्राप्त नहीं किया तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। वैलिड वोटों का 1/6 भाग उसने प्राप्त नहीं किया तो उस व्यक्ति की जमानत जो राशि 15,000 रुपये जब्त हो जाएगी। और एक प्रश्न बनता है कि जमानत राशि कहाँ जमा होती है? जो जमानत राशि जब्त हो जाती है वो राशि कहाँ जमा होती है? तो ये राशि भारत के आरबीआई बैंक, और आरबीआई बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें राशि जमा हो जाती है। किस जमा होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये राशि जमा हो जाती है। अब होते जो राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेते हैं विधायक, जैसे एक विधायक का मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए जिस राज्य का वो विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का भी विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या, उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000 गुणा 1/। तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं कि जिस राज्य का जो विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में विधानसभा के सदस्य की संख्या गुणा 1/1000 से करते हैं। अब ये जनसंख्या कब की देखते हैं? जनसंख्या देखते हैं 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लिखते हैं। 1971 की वर्तमान जनगणना नहीं। और ये जनगणना 2026 तक जब राष्ट्रपति चुनाव होगा तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव होगा। आधार वर्ष 1971 की है।
और इस 71 के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का एक एमएलए का मत का मूल्य, इस 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य निकलता 129। कितना निकलता है? 129 निकलता है। इस 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य निकलता 129। ठीक है, जनसंख्या का आधार वर्ष हो गया 1971 की कुल जनसंख्या बटा राजस्थान विधानसभा के सदस्य 200 गुना 1/1000 से गुणा करो और तो कितना आता है? मत का मूल्य 129। ये हो गया एक विधायक के मत का मूल्य होता है, एक विधायक के मत का मूल्य। ये तो हो गया विधायक का मत का मूल्य, इस प्रकार निकालते हैं। अब आ गया एक सांसद का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? सांसद का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे एक सांसद का? अब सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य का योग करते हैं, सभी राज्य का, पूरे राज्य भारत के जितने भी सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य का योग कर लेंगे। मत का मूल्य, सभी विधायकों के मत का मूल्य का योग बटा उसमें जो भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य, कितने सदस्य निर्वाचित ओके गए उस सभी राज्यों से, लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित, कितने राज्यसभा सदस्य, और संसद के जो निर्वाचित सदस्य उनका भाग लेते हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग। इस प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य कितना आया था? कई बार 708 आया था। गए राष्ट्रीय चुनाव में एक सांसद का मत का मूल्य कितना था? 760 होगा। ये बात है, एक सांसद के मूल्य का मत का मूल्य 708 होगा। अब बात यह है, ये तो हो गया इनका मतों का मूल्य निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे मान लीजिए, और किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई, मान लीजिए किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है और राष्ट्रपति का उस समय चुनाव है, तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव कभी नहीं रुकता है, चाहे भारत के पूरे राज्यों की विधानसभा के सदस्य विधानसभा भंग हो, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव फिर भी नहीं रुकेगा। चाहे लोकसभा के सदस्य, लोकसभा भी भंग क्यों नहीं हो, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकता है, क्योंकि राज्यसभा भारत के एक स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा सदस्यों के आधार पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी वजह से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकता है, राष्ट्रपति का चुनाव समय पर ही होता है। कुछ भी हो, किसी भी कारण से अनुच्छेद 71 स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी किसी भी कारण से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुक सकता है। अनुच्छेद 71 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, राष्ट्रपति का चुनाव में किसी भी प्रकार का यदि कोई विवाद हो, तो इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसका ही फैसला करता है। चुनाव तो निर्वाचन आयोग करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका फैसला निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कौन करता? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 71 में साफ साफ कहा गया, साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसका फैसला कौन करता? सुप्रीम कोर्ट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट कब करेगा? सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाएगा। कितने न्यायाधीश की? 5 न्यायाधीश की एक बेंच बनाएगा, और वो बेंच 30 दिन के, अब क्या करेगा? बेंच बनाएगा 5 न्यायाधीशों की। यदि कोई भी व्यक्ति को लगता है, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी निर्वाचित सदस्य को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस दिन से लेकर के 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उसको ये जो याचिका लगा, शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है, याचिका लगानी पड़ती है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव होने के 30 दिन के भीतर जब फिर या कोई याचिका लगाएगा, शिकायत करेगा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट 5 न्यायाधीशों की एक बेंच गठित करेगा। शिकायत वही कर सकता है जो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालता है, जो वोट डालता वही राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव की शिकायत कर सकता है।
हम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में शिकायत हम नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? जिसने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला है वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करा सकता है। और वो भी कब तक? केवल 30 दिन का समय मिलता है। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से लेकर 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। और वो भी अकेला भी नहीं, कम से कम उसको 20 वोटर जो अकेला जिसने चुनाव में भाग लिया वो कम से कम 20 आदमियों को साइन करवा के शिकायत अकेला भी नहीं कर सकता। कम से कम कितने? 20 लोगों के साइन चाहिए। उनके साइन करवाएगा, फॉर्म भरेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत को साइन करवाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है। ऐसे नहीं अकेला जाकर करते नहीं, कम से कम कितने? 20 सदस्य होने चाहिए। चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट भी कर सकता है। जो चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले 3 आदमी हैं, तो वो आदमी इसमें शिकायत दर्ज कर सकता है। वोट डालने वाला कर सकता है, उसको कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव में यदि कोई विवाद हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वही अंतिम फैसला होगा। किसका? जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वही अंतिम फैसला होगा। राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट किसी विवाद की वजह से कोई फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, वही फैसला अंतिम होता है। अब कल हम बात करेंगे राष्ट्रपति के शपथ कार्यकाल के बारे में। आज यहाँ तक, ठीक है? ओके दोस्तों, ये आपको